नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। सुबह के 5 बजे थे। गांव बिशनपुर की गलियों में हल्की धुंध फैली हुई थी। पूजा अपने छोटे से कमरे में बैठी सिलाई कर रही थी। उसकी शादी को भी सिर्फ 8 महीने हुए थे। पति अंशुल शहर में नौकरी करता था और महीने में एक ही बार घर आता था। घर में उसकी सास भगवती देवी देवर करण और नंद रहती थी। पूजा बहुत सीधी और मेहनती लड़की थी। पूरे घर का काम करने के बाद भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, लेकिन उसकी यही चुप्पी उसके धीरे धीरे उसके खिलाफ इस्तेमाल होने लगी। भगवती देवी को हमेशा लगता था कि पूजा घर के लोगों को अपने बस में करना चाहती है। वजह सिर्फ इतनी थी कि गांव की औरतें पूजा की तारीफ करती थी। एक दिन दोपहर में पूजा आंगन में कपड़े सुखा रही थी, तभी डाकिया एक लिफाफा देकर गया। वह अंशुल का पत्र था। पूजा मुस्कुराते उसे पढ़ने लगी। तभी करण वहाँ आया और बोला, भाभी भैया ने क्या लिखा है? पूजा ने हंसते हुए कहा, बस जल्दी आने की बात लिखी है। लेकिन ऊपर छत पर खड़ी रानी ये सब देख रही थी। उसने जाकर अपनी माँ से कहा, माँ भाभी करण भैया से बहुत हंसकर बात करती है। बस फिर क्या था, भगवती देवी के मन में शक का बीज बैठ गया। अगले दिन उन्होंने पूजा को ताने मारने शुरू कर दिए। बहुत ज्यादा हंसने वाली औरतें घर नहीं संभाल पाती। पूजा समझ नहीं पाई कि अचानक सास का व्यवहार क्यों बदल गया। कुछ दिनों बाद गांव में मेले का आयोजन हुआ। करण अपने दोस्तों के साथ मेले गया। शाम को तेज बारिश शुरू हो गई। पूजा ने देखा कि करण अभी तक घर नहीं लौटा। उसने चिंता में उसे फोन किया। करण बोला कि उसकी बाइक खराब हो गई है। पूजा छाते लेकर उसे लेने चली गई। दोनों जब घर पहुंचे तो भगवती देवी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने गुस्से में कहा, बहू देवर के साथ रात में घूमना अच्छा लगता है? पूजा सन रह गई। उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अगले दिन भगवती देवी ने पूरे मोहल्ले में कहना शुरू कर दिया कि पूजा का चाल चलन ठीक नहीं है। पूजा को सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब अंशुल ने फोन पर उसे ठंडे स्वर में बात की। उसने कहा, माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। पूजा पूरी रात रोती रही। कुछ दिनों बाद अंशुल घर आया, लेकिन उसने पूजा से नजर तक नहीं मिलाई। रात को उसने साफ कह दिया, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो अपनी मर्यादा में रहो। पूजा टूट चुकी थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान से उसने सबसे ज्यादा प्यार किया वही उस पर भरोसा नहीं करेगा। अगले दिन पूजा मंदिर गई। उसकी मुलाकात गाँव की एक अध्यापिका निशा से हुई। निशा ने पूजा की उदासी भांप ली। धीरे धीरे पूजा ने उनसे सारी बात बताई। निशा ने कहा, सच कभी ज्यादा दिन छुपा नहीं सकता। उसी शाम पूजा घर लौटी तो उसने देखा कि भगवती देवी किसी अनजान आदमी से धीरे धीरे बात कर रही थी। वह आदमी गांव का प्रॉपर्टी दलाल था। पूजा को सुनाई दिया कि भगवती देवी खेत बेचने की योजना बना रही है, लेकिन अंशुल को कुछ नहीं बताया गया। पूजा चुपचाप वहां से हट गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि घर में कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। रात को उसने करण को फोन पर किसी से कहते सुना, भैया को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पूजा की धड़कनें तेज हो गई। उसे समझ आने लगा कि असली सच कुछ और ही है, लेकिन वह अकेली थी और उसके पास कोई सबूत भी नहीं था। तभी अगले दिन गांव में खबर फैली कि घर के पुराने संदूक से सोने के गहने चोरी हो गए। भगवती देवी ने बिना देर किए पूरे परिवार के सामने पूजा पर आरोप लगा दिया। इस घर में नहीं आए, चोरी भी इसी ने की होगी। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंशुल ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं पुलिस बुलवा लूंगा। पूजा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। पूजा पर चोरी का आरोप लगने के बाद पूरा गाँव से ताने देने लगा। भगवती जी ने रसोई तक जाने से मना कर दिया। अंशुल भी उसे दूर दूर रहने लगा। पूजा हर दिन अंदर से टूट रही थी, लेकिन उसे कहीं न कहीं यकीन था कि भगवान उसके साथ न्याय जरूर करेंगे। उधर निशा को भी यह मामला अजीब लग रहा था। उसने चुपचाप सच्चाई पता करने का फैसला किया। एक रात वह स्कूल से लौट रही थी, तभी उसे करण को उस प्रॉपर्टी दलाल के साथ देखा। दोनों शराब के नशे में बातें कर रहे थे। करण कह रहा था, बस भाभी घर से निकल जाए, फिर खेत बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। निशा सब समझ गई। अगले उसने पूजा को सारी बात बताई। पूजा को झटका लगा। उसे याद आया कि गहने चोरी होने वाले दिन रात करण बहुत देर तक बाहर था। दोनों ने मिलकर सबूत जुटाने की योजना बनाई। निशा ने अपने भाई की मदद से करण के फोन की रिकॉर्डिंग निकलवाई। उसमें साफ सुनाई दे रहा था कि करण और भगवती देवी ने मिलकर पूजा को बदनाम करने की साजिश रची थी, ताकि अंशुल की गैर मौजूदगी में खेत बेच सके। पूजा कांप उठी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी सास ही उसके जीवन को बर्बाद करना चाहती थी। उसी शाम अंशुल के सामने पंचायत बुलाई गई। पूरा गांव इकट्ठा था। भगवती देवी आत्मविश्वास से भरी बैठी। तभी निशा आगे बढ़ी और उसने रिकॉर्डिंग सबके सामने चला दी। करण की आवाज सुनते पूरा माहौल बदल गया। माँ भाभी को बदनाम कर देंगे
तो भैया खुद उसे घर से निकाल देगा। ये सुनते अंशुल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने विश्वास से अपनी माँ और भाई की ओर देखा। गांव वाले उसे सुनाने लगे। भगवती देवी घबरा कर बोली ये झूठ है, लेकिन तभी दलाल भी वहां गया। उसने डर के मारे सच कबूल कर लिया कि खेत बेचने की योजना कई महीनों से चल रही थी। अंशुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूजा के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया। पूजा की आंखें भर आई, लेकिन इस बार उसके आंसू कमजोरी के नहीं थे। उसने शांत आवाज में कहा, रिश्ता सिर्फ शादी से नहीं भरोसे से चलता है। पंचायत ने करण भगवती देवी को गलत ठहराया। गांव वालों ने भी पूजा से माफी मांगी, लेकिन पूजा ने फैसला कर लिया था। उसने अंशुल से कहा, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन उस घर में नहीं जहाँ मेरे चरित्र को इतनी आसानी से कुचल दिया गया हूँ। कुछ दिनों बाद अंशुल शहर में छोटा सा किराए का घर लेकर पूजा को वहीं ले गया। उसे अपनी पत्नी का भरोसा दोबारा जीतने की कोशिश शुरू की। उधर भगवती देवी गाँव में अकेली पड़ गई। करण भी लालच के कारण कर्ज में डूब गया। समय ने सबको कर्म का फल दे दिया। 1 साल बाद पूजा ने अपनी सिलाई का बड़ा काम शुरू कर दिया। पूरे शहर में डिजाइन पसंद किए जाने लगे। एक दिन अंशुल ने मुस्कुराते कहा, तुम इस घर की बहू नहीं, मेरी ताकत हो। पूजा की आंखों में चमक है। उसने आसमान की ओर देखा। शायद पहली बार उसे लगा कि दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच और आत्मसम्मान हमेशा इंसान को फिर से खड़ा कर देते हैं। दोस्तों, क्या ये बात सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप ये कहानी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।